नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम की सीरीज में। और इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के सीरीज के माध्यम से जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन सभी घटनाओं को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य रहता है आरजीएस का। और इसमें हम स्टैटिक जीके भी शामिल करते हैं ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। और जो ये डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम है, ये बदलते पैटर्न पर आधारित ये सेशन होता है। जो अभी 2025 यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम हुआ उस पर आधारित होता है, और अन्य स्टेट पीसीएस में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उसके आधार पर जो है ये डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम जारी किया जाता है, लाया जाता है। तो आप इसके लिए आप चैनल से बने रहें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न आपके लिए, पहला प्रश्न आपके लिए ये है, साइप्रस कब यूरोपीय संघ का सदस्य देश बना? तो अभी जो है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में जो साइप्रस देश है, वो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए हुए थे और वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, उस नाम से उन्हें सम्मानित किया गया है, इसीलिए चर्चा में है। तो यह जो है यूरोपीय संघ का सदस्य कब बना है? ऑप्शन ए कह रहा है 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2014। तो ये 2004 में यूरोपीय संघ का सदस्य देश बना है। चलिए तो हम लोग व्याख्या को देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। बता दें कि साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से नवाजा है। यह सम्मान शांति, सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और लोगों की समृद्धि के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो भारत की ये नीति रहती है कि युद्ध की ओर न जा करके हम शांति की ओर अग्रसर हों, और साथ ही साथ सांस्कृतिक रूप से जो भारत की पॉलिसी है वो जारी रहती है कि सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को हम समझें और मेल मिलाप बढ़ाएं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड के बारे में बात करें तो यह साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो अभी मोदी जी को दिया गया है। साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे मकारियोस थर्ड, उनके नाम पर इस पुरस्कार को स्थापित किया गया था। इस सम्मान के माध्यम से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने लोकतंत्र, मानवाधिकार को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान दिया हो। साइप्रस की बात करें तो साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 9251 वर्ग किलोमीटर है। यह भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा और तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है जिसकी जनसंख्या 1.2 मिलियन है। और इसकी राजधानी क्या है साइप्रस की? तो निकोसिया है। चलिए हम लोग अवस्थिति देख लेते हैं। तो ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर से ये तुर्की लगता है, ठीक है। इधर सीरिया है, इधर लेबनान है और ये इजराइल है। सीरिया के बगल में इधर इराक है और इधर ईरान है। और अभी इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया था और ईरान के द्वारा भी इजराइल पर हमला किया गया है, ठीक है। इसको भी हम कभी किसी लेक्चर में शामिल करेंगे, अभी फ़िलहाल हम इस पर आते हैं। तो ये साइप्रस रहा, ये द्वीपीय देश है, ठीक है। और इसकी कैपिटल निकोसिया है। तो ये पूर्वी भूमध्य सागर में अवस्थित है, ठीक है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो साइप्रस 2004 से यूरोपीय संघ का सदस्य है। साइप्रस में सुखद भूमध्य सागरीय जलवायु है।
जहाँ ग्रीष्मकाल गर्म और सर्दियाँ हल्की होती हैं। साइप्रस भौतिक रूप से विभाजित है, जिसके दक्षिणी भाग पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का शासन है, जबकि उत्तरी भाग पर तुर्की का नियंत्रण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन जहाज अचल का नामकरण किस वेद के मंत्रों के साथ किया गया? तो ये जो अचल है इसका नामकरण जो है वेद के मंत्रों के साथ किया गया है, और इसका नामकरण जो तटरक्षक कमांडर है अनिल कुमार हरबोला, उनकी पत्नी ने किया है, कविता हरबोला ने, और अथर्ववेद के मंत्रों के साथ इसका जो है नामकरण किया। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन जहाज अचल किया गया लॉन्च। तो भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 60% स्वदेशी सामग्री के साथ तैयार जहाज अचल सोमवार को लॉन्च किया गया। पश्चिमी समुद्र तट के तटरक्षक कमांडर अनिल कुमार हरबोला की पत्नी कविता हरबोला ने अथर्ववेद के मंत्रों के साथ जहाज का नामकरण किया। भारतीय तटरक्षक बल ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मुकाम हासिल किया है। अचल का शुभारंभ हमारे देश की जहाज निर्माण क्षमता का एक अनुकरणीय प्रमाण है। लॉन्चिंग समारोह में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी ब्रजेश कुमार उपाध्याय ने शिपयार्ड और विभिन्न उद्योगों के प्रयासों की सराहना की, ताकि तटरक्षक बल की सभी जहाज निर्माण आवश्यकताओं को स्वदेशी रूप से पूरा किया जा सके। इसके अलावा सभी बाधाओं को पार करते हुए इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने के लिए जीएसएल के कर्मचारियों को बधाई देते हुए उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से आह्वान किया कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में सही दिशा में आगे बढ़ा जाए। उन्होंने कहा कि अचल का शुभारंभ हमारे देश की जहाज निर्माण क्षमता का एक अनुकरणीय प्रमाण है। उन्नत फास्ट पेट्रोल पोत अपतटीय संपत्तियों और द्वीपीय क्षेत्रों की रक्षा करने में करेगा मदद अचल। ठीक है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 फास्ट पेट्रोल वेसल का निर्माण किया जा रहा है। यह अनुबंध 28 मार्च 2022 को 473 करोड़ रुपए में हुआ था। इन जहाज़ों का निर्माण 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ किया जा रहा है। इस श्रेणी के जहाज की लॉन्चिंग के साथ भारतीय तटरक्षक बल और जीएसएल ने अपनी दीर्घकालिक साझेदारी विकसित की है, जिससे आत्मनिर्भर भारत पहल वास्तविक बन गई है। स्वदेशी सामग्री के साथ डिजाइन किया गया यह जहाज तटीय निगरानी और समुद्री राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। भारतीय तटरक्षक बल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जहाज को इन हाउस किया गया है डिजाइन। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जहाज को इन हाउस डिजाइन किया गया है, यानी अपने ही घर में, ठीक है, अपने ही देश में, और इसे इन हाउस निर्मित भी किया गया है। जहाज की लंबाई कितनी है? तो 52 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। अधिकतम गति 27 नॉट्स होती है। सीपीपी आधारित प्रणोदन प्रणाली और 320 टन का विस्थापन है। उन्नत फास्ट पेट्रोल पोत भारतीय तटरक्षक बल को अपतटीय संपत्तियों और द्वीप क्षेत्रों की रक्षा करने में मदद करेगा। प्राथमिक भूमिका सुरक्षा, निगरानी, नियंत्रण और निगरानी होगी। इस परियोजना ने विभिन्न कारखानों और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में उत्पादन गतिविधियों में लगे स्थानीय उद्योग और एमएसएमई के लिए पर्याप्त रोजगार उत्पन्न किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है उन्होंने 2012 में 60 सर्विस कमीशन के जरिए नौसेना में नौकरी हासिल की थी। तो लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी जो है, इन्होंने अभी राष्ट्रपति की एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी का जो है खिताब, जो है खिताब नहीं बोलेंगे बल्कि गौरव हासिल किया है। उन्होंने 2012 में 60 सर्विस कमीशन के जरिए नौसेना में नौकरी हासिल की थी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सॉरी माफ़ कीजिएगा,
यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर क्या है, यहाँ पर बताना क्या है, सही बताना है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी भारत के राष्ट्रपति की एड डी कैंप यानी एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बन गई हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उनकी नियुक्ति से यह संदेश जाता है कि भारतीय सेना में महिलाओं के लिए भी उच्चतम पदों तक पहुंचने के समान अवसर हैं। राष्ट्रपति के एडीसी के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के एड डी कैंप का पद अत्यधिक सम्मानजनक और जिम्मेदारीपूर्ण होता है। यह राष्ट्रपति के सबसे करीबी सैन्य सहायक होते हैं और एक सेतु का काम करते हैं। किनके मध्य? तीनों सेनाओं के मध्य और राष्ट्रपति के मध्य। यह राष्ट्रपति के सभी समारोहों और कार्यक्रमों में उनके साथ मौजूद रहते हैं। साथ ही तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर राष्ट्रपति की मदद के लिए भी काम करते हैं। राष्ट्रपति को आमतौर पर 5 एडीसी सौंपे जाते हैं, जिसमें सेना से 3, नौसेना और वायुसेना से 1-1 शामिल होते हैं। राष्ट्रपति की एडीसी के चयन के लिए शारीरिक मापदंड काफ़ी कड़े होते हैं। इनमें 173 सेंटीमीटर लंबा कद और फिजिकल फिटनेस की अनिवार्यता रहती है। साथ ही मेडिकल फिटनेस, आईक्यू और अन्य तरह के और भी परीक्षण किए जाते हैं। लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी के बारे में बात करें तो यशस्वी सोलंकी मूलतः गुजरात के भरूच की हैं, लेकिन वर्तमान में वह हरियाणा की रहने वाली हैं। इन्होंने 2012 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए नौसेना में लॉजिस्टिक शाखा में नौकरी हासिल की थी। यशस्वी सोलंकी बैडमिंटन और वॉलीबॉल की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। तो ये रहीं लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी। ठीक है, इस कारण गैर स्थायी कमीशन वाले महिला अफसर के तौर पर उन्हें नियुक्ति में छूट मिली है। बता दें कि यशस्वी सोलंकी से पहले भी सैन्य सेवाओं में महिलाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा, जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल का पद प्राप्त करने वाली पहली महिला और नौसेना में वाइस एडमिरल भी हैं। वहीं एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय भारत की पहली महिला एयर मार्शल है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न और छुपे हैं। तो पुनीता अरोड़ा क्या थी? भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल का पद प्राप्त करने वाली पहली महिला थी और नौसेना में वाइस एडमिरल थी। वहीं एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय भारत की पहली महिला एयर मार्शल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। धरती आबा जन भागीदारी अभियान किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? ऑप्शन ए कह रहा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी जनजाति कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनजाति कार्य मंत्रालय। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। तो अभियान की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो अभियान का नाम क्या रखा गया है? धरती आबा जन भागीदारी अभियान। इसकी शुरुआत कब से कब तक होगी? तो 15 जून से 30 जून तक द्वितीय पखवाड़े में शुरू किया जाएगा। पखवाड़ा क्या होता है? किसी भी महीने का 15 दिन का समय, जैसे ये 1 महीना हो गया 1 से लेकर के 30 तक। ठीक है, और इसमें जो 15 तारीख होता है तो इसको एक पखवाड़ा बोलते हैं, 1 से लेकर 15 तक, और दूसरा पखवाड़ा 16 से 30 तक, 15 से 30 तक। तो द्वितीय पखवाड़े में यह अभियान शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी समुदायों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके द्वार तक पहुंचाना, ये इसका उद्देश्य है। निवेश क्षेत्र की बात करें तो 549 आदिवासी बहुल जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। 207 पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लोगों के बीच बहुल जिलों में यह योजना लागू की जाएगी, परियोजना। और इसमें 2900 से अधिक ब्लॉक शामिल हैं और लगभग 1 लाख गांव और बस्तियां इसमें शामिल की जाएंगी। प्रेरणा स्रोत क्या रहा है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अंत्योदय और अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने का विजन है और इसके तहत ही इसे लॉन्च किया गया है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान को। किस मंत्रालय के तहत? जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत।
तो मंत्रालयी भागीदारी की बात करें तो विभिन्न मंत्रालयों, जिला प्रशासन और पंचायत संस्थाओं की समन्वित भूमिका सेवा वितरण और लाभ जो है उपलब्ध सुविधाएं और रणनीति के तहत यह भागीदार करेंगे। कैंप आधारित सेवा वितरण किया जाएगा, यानी गांव बस्ती स्तर पर लाभ संतृप्ति कैंपस लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर लाभ संतृप्ति कैंपस क्या है, कैंप क्या है? तो लाभ संतृप्ति मतलब अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना, ठीक है, और उसके जरिए ये सेवा वितरण किया जा रहा है। इसमें प्रमुख सेवाएं क्या क्या दी जाएंगी? तो आधार कार्ड का नामांकन व अपडेट, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, जनधन बैंक खाता खोलना, पीएम किसान योजना में नामांकन, पेंशन सुविधाओं में शामिल करना, छात्रवृत्तियां, बीमा योजनाएं, कौशल प्रशिक्षण, आजीविका कार्यक्रमों में नामांकन, ये विभिन्न सेवाएं दी जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, के अनुसार मई 2025 में भारत की कुल बेरोजगारी दर क्या थी? तो ऑप्शन ए कह रहा है 4.5%, ऑप्शन बी 5.1%, ऑप्शन सी 5.6%, ऑप्शन डी 6.9%। तो यहाँ पर 5.6% जो है कुल बेरोजगारी दर हो गई है। कब? मई 2025 में। किसके अनुसार? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो मई 2025 में बेरोजगारी दर की बात करें तो भारत की कुल बेरोजगारी दर अप्रैल में 5.1% थी, जो मई 2025 में बढ़कर के 5.6% हो गई है। यह आंकड़ा 15 वर्ष और उससे अधिक आयु व्यक्तियों के लिए गणना के आधार पर जारी किया जाता है। डेटा जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी मासिक आवधिक श्रम बल के आधार पर लिया गया श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें लिंग, क्षेत्र और सर्वेक्षण पद्धति लिंग आधारित आंकड़े इकट्ठे किए गए। महिलाओं की बेरोजगारी दर अप्रैल की तुलना में 80 बेसिस पॉइंट बढ़ करके 5.8% हो गई है। 80 बेसिस पॉइंट का मतलब 80 गुणे 100%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0.8% बढ़ गई है और बढ़ करके कितनी हो गई है? 5.8%। पुरुषों की बेरोजगारी दर अप्रैल में 5.2% थी, जो मई में बढ़ करके 5.6% हो गई है। मई 2025 में बेरोजगारी दर की बात करें तो क्षेत्र आधारित आंकड़े एकत्रित किए गए थे। ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर अप्रैल में 4.5% थी। इसमें 4.5% थी, जो मई में बढ़ करके 5.1% हो गई है। शहरी भारत में यह वृद्धि 40 बेसिस पॉइंट रही और कुल दर जो है 6.9% दर्ज की गई है, जो ग्रामीण क्षेत्र से अधिक है। यह डेटा करंट वीकली स्टेटस पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति में किसी व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि को सर्वेक्षण की तिथि से पिछले 7 दिनों के आधार पर मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो गोवा की कौन सी फेनी भारत की पहली जीआई टैग प्राप्त फेनी बन गई है? अब ये फेनी क्या है? ये एक तरीके से अल्कोहल है और इसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग आप लोगों को पता होगा कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ओज्जो फेनी, ऑप्शन बी मोइरा फेनी, ऑप्शन सी पणजी फेनी, ऑप्शन डी नानोरा फेनी। तो ओज्जो फेनी को अभी जीआई टैग फेनी दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए तो गोवा की फेनी और जीआई टैग के बारे में बात करें तो गोवा की ओज्जो फेनी भारत का पहली फेनी है जिसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। यह फेनी नारोरा गांव पणजी के पास स्थित काजकार डिस्टिलरी में बनाई जाती है। जीआई टैग मिलने का मतलब है फेनी की विशिष्ट तैयारी और उसके भौगोलिक स्रोत
को मिला है। जीआई टैग से फेनी की बाजार में मांग और विश्वसनीयता दोनों बढ़ती है, जिससे यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय होगी। जीआई टैग फेनी को स्कॉच स्कॉटलैंड में कहते हैं, शैंपेन फ्रांस में कहते हैं जैसी प्रतिष्ठित शराबों के समान दर्जा प्रदान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में लखनऊ ने किस श्रेणी के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में नामांकन भेजा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है साहित्य की श्रेणी में, ऑप्शन बी संगीत की श्रेणी में, ऑप्शन सी खेल की श्रेणी में, ऑप्शन डी पाक कला यानी गैस्ट्रोनॉमी के श्रेणी में। तो अभी जो है लखनऊ ने पाक कला यानी गैस्ट्रोनॉमी के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में नामांकन भेजा गया है, इसलिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को बात करें तो लखनऊ की यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी सिटी बनने की दावेदारी की गई है। लखनऊ ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए आधिकारिक नामांकन भेजी। वर्तमान में भारत का केवल एक शहर हैदराबाद है जो इस श्रेणी में शामिल है। लखनऊ की पाक संस्कृति ऐतिहासिक नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। लखनऊ की पाक संस्कृति और यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की बात करें तो लखनऊ की पाक विरासत अवध की रॉयल किचन का महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। यहाँ निहारी, बिरयानी, खस्ता, कुल्फ़ी और जलेबी जैसे व्यंजन प्रसिद्ध है। तो कौन सा? रॉयल किचन। ठीक है। लखनऊ का भोजन सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि कहानियाँ भी बयान करता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पकवान बनते हैं उसके साथ एक विशेष प्रकार की कहानियाँ जो है संदर्भित है, मतलब उससे संबंधित होती है, इसलिए यह जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भारत का प्रतिनिधित्व की बात करें तो कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में दर्जा प्राप्त है, ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में, जयपुर को हस्तशिल्प और लोक कला, वाराणसी को संगीत, चेन्नई को भी संगीत, मुंबई को फिल्म और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी और श्रीनगर को हस्तशिल्प व लोक कला की श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में नई पुष्प प्रजाति यानी पोर्टुला भारत, ये प्रजाति होगा, ठीक है। पोर्टुला का भारत कहाँ खोजी गई है? तो सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन बी अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी हिमालय पर्वत। तो यह जो है अरावली पहाड़ियों में खोजी गई है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें तो अरावली पहाड़ियों में नई पुष्प प्रजाति खोजी गई है और इसका नाम क्या है? पोर्टुलाका भारत। जयपुर के पास अरावली पहाड़ियों के सूखे और चट्टानी परिदृश्य में एक नई पुष्प प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम क्या रखा गया है? पोर्टुलाका भारत, ठीक है। और अरावली ग्रीन वॉल भी बन रहा है, आप लोगों को पता होगा, और डेली करंट अफेयर में हमने ये शामिल किया था, ठीक हो। तो यह पौधा पोर्टुलाका जैसे जल संचित करने वाले पौधों की तरह है। इस नई प्रजाति को विज्ञान में नए पौधे के रूप में पुष्टि मिली है। पौधों की पत्तियां विपरीत और हल्की सी अंदर की ओर मुड़ी हुई हैं। ये जो पत्तियां देख रहे हैं ना, ये अंदर की ओर मुड़ी हुई है। इसके फूल पीले रंग के हैं जो शीर्ष पर क्रीमी सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये पीले रंग के फूल हैं और यहाँ पर जो किनारे पर है वो क्रीम कलर का है, ठीक है। अरावली पहाड़ियों में नई पुष्प प्रजाति की बात करें तो जयपुर के पास अरावली पहाड़ियों के सूखे और चट्टानी प्रदेश में एक नई पुष्प प्रजाति खोजी गई है। यह पौधा जो है पोर्टुलाका जल संचित करने वाले पौधों की तरह है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने देख लिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन कह रहा है क्वांटम संचार तकनीक है जो क्वांटम मैकेनिक्स अर्थात क्वांटम एंटेंगलमेंट और
क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। कथन सेकंड कह रहा है डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस कम्युनिकेशन में सफलता पाई है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है शोधकर्ताओं ने करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के जरिए क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। तो इस संदर्भ में आपको क्या बताना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो अभी डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस कम्युनिकेशन में सफलता पाई है, इसलिए चर्चा में है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी है। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस कम्युनिकेशन की बात करें तो डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस कम्युनिकेशन में सफलता पाई है। शोधकर्ताओं ने करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के जरिए क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। इससे पहले इसरो ने 2021 में 300 मीटर से अधिक दूरी तक पहला फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का प्रदर्शन किया था। प्रयोग के बारे में बात करें तो यह प्रयोग डीआरडीओ के फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फोटॉनिक तकनीकों के डिजाइन और विकास प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस प्रयोग में क्वांटम बीट त्रुटि दर 7% से भी कम है, यानी एरर जो आएगा वो 7% से कम रहेगा। क्वांटम बीट त्रुटि दर एरर रेट यह दर्शाता है कि भेजी गई और प्राप्त जानकारी में कितना अंतर है, यानी जानकारी को कोई तीसरा व्यक्ति गोपनीय रूप से तो प्राप्त नहीं कर रहा है। ठीक है, यह क्वांटम साइबर सुरक्षा, लंबी दूरी की क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और भविष्य के क्वांटम इंटरनेट में रियल टाइम अनुप्रयोगों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो संचार प्रौद्योगिकी का ये जरिया है। यह एक क्वांटम संचार तकनीक है जो क्वांटम मैकेनिक्स अर्थात क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की एक नई शाखा है जो यह बताती है कि अत्यंत सूक्ष्म कण एक ही समय में कण और तरंग एक हलचल या भिन्नता जो ऊर्जा स्थानांतरित करती है दोनों जैसा व्यवहार करते हैं। भौतिकी विज्ञान इसे वेव पार्टिकुलेट ड्यूलिटी यानी तरंग कण द्वैत कहते हैं। मुख्य सिद्धांत क्या है, तो क्वांटम एंटेंगलमेंट इस प्रक्रिया में कई क्वांटम कण एक दूसरे से इस तरह जुड़े होते हैं कि एक कण की स्थिति तुरंत दूसरे कण की स्थिति को प्रभावित कर सकती है, चाहे वह कितनी भी दूर पर हो। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो यह ऐसी एन्क्रिप्शन तकनीक है जो डेटा को इतनी सुरक्षा देता है कि उसे कोई हैक नहीं कर सकता है। अब इसी पर आधारित होता है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर ही जो हमारा बिटकॉइन वगैरह है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की बात करें तो एंटेंगलमेंट आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लाभ क्या है, तो कार्य क्षमता जो है की बात करें तो यह तकनीक सुरक्षित तरीके से कुंजी यानी की साझा करने में सक्षम है, भले ही डिवाइस पूरी तरह सुरक्षित हो या परफेक्ट न हो। जासूसी का पता लगाना की बात करें तो अगर कोई तीसरा व्यक्ति फोटॉन्स को बीच में मापने या रोकने की कोशिश करता है तो उसकी क्वांटम अवस्था बदल जाती है, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि जासूसी हो रही है, इसीलिए सिक्योर्ड माना जा रहा है। फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस तकनीक में महंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल की ज़रूरत नहीं होती है। जो पहले हम लोग ऑप्टिकल फाइबर डालते थे जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करती थी, ठीक है, अब उसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यह पहाड़ी इलाकों या घनी आबादी वाले शहरों में भी आसानी से काम कर सकती है। इसका ये सब लाभ है। तो यह था मित्रों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आप लोग इसकी उपयोगिता को समझ रहे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, बदलते परिवेश में आपको खुद को भी तैयार करना होगा ताकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही कर सकें। तो यही हमारा प्रयास है कि आप तक जो है व्याख्या के माध्यम से जो भी
MCQ के माध्यम से और व्याख्या के माध्यम से जो भी समसामयिक घटनाएं हैं उन पर आधारित प्रश्न लेकर के आएँ और उनकी व्याख्या प्रस्तुत करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए अब ज़रूरी हो जाता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके जो सिविल सेवा की तैयारी में लगे हों या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।